रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल और 170 फीट गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। बारिश के बाद भी पाइप की वेल्डिंग का काम जारी है। रेस्क्यू टीम बारिश रुकने का इंतजार कर रही है। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे दें कि बोरवेल में मासूम फंसी है चेतना। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि कल देर रात से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से काफी दिक्कतें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाइपिंग का काम लगातार जारी है, क्योंकि कई तरीकों से बच्ची को निकालने का प्रयास किया गया। जब बच्ची नहीं निकल पाई तो अंतिम प्रयास यह है कि अब पाइलिंग मशीन से खुदाई की गई है, गहरा गड्ढा बनाया गया है और अब जो है यहां से सुरंग की तैयारी चल रही है। संवाददाता हीरालाल इस वक्त हमारे साथ लाइव है। हीरालाल, सबसे पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त क्या हो रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 90 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बालिका अभी भी बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बीती रात से जो बारिश हो रही थी उसका दौर जो बारिश का चालू हुआ है वो रुक रुक कर अभी भी जारी है। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम के जो कर्मचारी हैं, जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि रेस्क्यू टीम के जो जितने भी सदस्य हैं, ये पाइलिंग मशीन है और ये हाइड्रा के जरिए जो पाइप है उस बोरवेल के गड्ढे में जो पैरेलल एक गड्ढा 170 फीट से ज्यादा की गहराई का गड्ढा खोदा गया है उसमें पाइप उतारने का कार्य लगातार जारी है। क्योंकि बारिश बीच में व्यवधान जरूर डाल रही है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं उनका हौसला अभी भी बुलंद है, उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उनके कहना है कि लगातार जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देने की जो उनकी कोशिश है वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि बच्ची के जीवन का सवाल है। बच्ची पिछले इस 70 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और बच्ची बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बारिश चुनौती जरूर बनी हुई है, लेकिन जो उनका जज्बा है, जो टीम के सदस्य है वो लगातार उस ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। या जिला कलेक्टर भी मौके पे पहुंची है, एसडीएम यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, उनसे लगातार वो चर्चा कर रही हैं, क्योंकि 70 घंटे इससे ज्यादा का समय जो बीत चुका है वो काफी लंबा समय है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वो एसडीआरएफ की टीम के सदस्यों से मैडम है जो बात कर रही हैं, कलेक्टर मैडम है जो यहाँ पहुंची है। वो बारिश का मौसम है, क्योंकि लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है। बीती रात से जो बारिश का दौर शुरुआत था वो अभी भी है। मौसम बदल चुका है, इस वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जरूर थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में उनको जो परेशानी आ रही है, लेकिन उनके हौसले बुलंद है और लगातार वो बारिश के मौसम में जो पाइप है उसको वेल्डिंग करने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। जब वेल्डिंग का कार्य पूर्ण हो जाएगा, कैप्सूल को उसको अंदर डाला जाएगा, इसके बाद जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो उसमें नीचे उतरेगी। उसके बाद जो 10 फीट का जो सुरंग है उसको खोदने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद जो टीम के जो सदस्य हैं उस सुरंग में पहुंचेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे और बालिका को बाहर निकालेंगे। जी ठीक है हीरालाल, कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन सवाल भी बहुत सारे उठते हैं, क्योंकि 93 घंटे बहुत लंबा समय लग गया। बच्ची को बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जब पहले से ही पता था कि इस तरीके की मिट्टी है, इस तरीके का मंजर हो सकता है, इतनी मशक्कत करनी पड़ सकती है कि आगे पत्थर हो सकते हैं, क्योंकि इस जमीन के बारे में गांव के लोगों को तो पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी कहां पर जो है देरी हुई है, कहां पर लापरवाही हुई है, ये भी सवाल उठता है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो निर्णय क्षमता जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचे थे, जो एसडीआरएफ की टीम के अधिकारी पहुंचे थे, जो आपसी सामंजस्य था उसका जरूर थोड़ा बहुत उनमें तालमेल का अभाव था। अगर क्योंकि एसडीआरएफ के अधिकारियों ने जब यहाँ पहुंचे थे और जो परिस्थितियां देखकर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया था कि पाइलिंग मशीन को यहाँ बुला लिया जाए और पाइलिंग मशीन से पैरेलल एक खुदाई की जाए, लेकिन पाइलिंग मशीन क्योंकि आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको काफी दूर से मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ भी हरियाणा से पाइलिंग मशीन मंगवाई गई थी, दूसरी मशीन भी काफी दूर से आई थी। तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन का जो दायरा था वो दूर ही अधिक होने की वजह से यहाँ पाइलिंग मशीन जो प्लान बी के तहत मंगवाई गई थी उसको एग्जीक्यूट करने में जो समय लगा वो कहीं ना कहीं इस देरी का कारण बना। साथ ही जो सिस्टम की जो नाकामी है, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम को बुला तो लिया, लेकिन उनके पास जो संसाधन है वो देसी जुगाड़ू यानी कि
कि अम्ब्रेला टेक्निक और हुक टाइप से जो रेस्क्यू ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया जाता है, उसी टेक्निक के सारे यहाँ भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की जो उनकी कोशिश थी, कहीं ना कहीं एक वो भी कारण था, क्योंकि जो टेक्निक जो इनके पास होने की बात हम चांद पे पहुंचने करते हैं, लेकिन 150 फीट नीचे जो बच्ची फंसी हुई है उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इक्विपमेंट की जो कमियां हैं वो भी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में देरी का एक सबसे बड़ा कारण बना है। जी बिल्कुल हीरालाल, बहुत बड़े कारण है और अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर साफ तौर पर है, ग्रामीणों की भी है और प्रशासन की भी है। लेकिन आपने परिजनों से कोई बात की है, कोई मुलाकात हो पाई आपकी उनसे? जी बिल्कुल, हमने परिजनों से बात की थी, तो परिजनों का कहना है कि उन्हें कैसे भी हो बच्ची उनको बाहर निकालकर उनके सुपुर्द की जानी चाहिए, क्योंकि 70 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, 90 घंटे से भी ज्यादा का समय अब तो हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि जो परिजन है उनको उन बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर है, क्योंकि 90 घंटे से ज्यादा का समय है वो बहुत अधिक समय होता है। दौसा में जिस प्रकार से जो घटना हुई थी उसमें भी इसी प्रकार का जो टाइम लगा था, तो वो दुखद परिणाम सबके सामने आया था, तो सबकी चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन दुआओं का साथ भी दौर है, क्योंकि ग्रामीण भी यहाँ पहुंच के, रिश्तेदार है जो परिजनों के वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनकी तमाम कोशिश जो है वो जो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जैसे भी हो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे और बच्ची को सुरक्षित उन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, बच्ची को पहुंचाया जाए। बच्ची कैसी है और बच्ची की माँ क्योंकि बता रहे हैं बहुत परेशान है, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इन सब के बीच में ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो बोरवेल खोद दिए जाते हैं और फिलहाल लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त हम आपको दिल्ली की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा गमगीन माहौल है, पूरे देश में शोक की लहर है। परिवार से मिलने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता अपने आप में बहुत खास रहा है और इससे पहले भी कई मुलाकातें दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच में रही हैं और अभी जब भी उनका स्वास्थ्य खराब रहता था तो उनसे भी प्रधानमंत्री परिवार से भी पूछते थे और मनमोहन सिंह के साथ भी उनकी बातचीत रहती थी। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, नम आंखों से विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी इस वक्त मनमोहन सिंह के घर पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ कुछ बातचीत भी प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। देखिए, अपने आप में बहुत मुश्किल भरा ये वक्त है और इस मुश्किल भरे वक्त में परिवार को संभलना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्योंकि उनका व्यवहार, उनका सरल स्वभाव वो सभी के लिए एक याद बन गया है और आज क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है तो उनके घर पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा परिवार के लोगों से बात की जा रही है और परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और मनमोहन सिंह के घर की तस्वीर दिल्ली आवास में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी लोग पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त मौसम का मिजाज भी काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि कल देर रात दिल्ली के एम्स में मनमोहन सिंह ने आखिरी सांसें ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और कल ये खबर सामने आती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन उनके द्वारा देश के लिए किए गए सभी कार्य और चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ उनका तालमेल हो या फिर विपक्ष के नेताओं के साथ, हमेशा यादों में रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के घर, उनके आवास पर पहुंचे और यहां पर परिवार के लोगों से बातचीत की, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मनमोहन सिंह पर नजर आए हैं। आपको बता दें कि आज पूरे दिन जो है उनका पार्थिव देह दर्शन के लिए रखा गया है उनके घर पर
क्योंकि अभी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी जो है वो नहीं आई है और उन्हें आने में थोड़ी देरी ज़रूर हो सकती है। ऐसे में अंत्येष्टि के लिए कल का भी समय लग सकता है, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो है यूके में रहती है, वहां से आने में काफ़ी समय लग रहा है और इसी वजह से जो है आज अंत्येष्टि नहीं हो सकती है, कल हो सकती है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने जिस तरीके से देखा भी था कि एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया और सभी नेता लगातार पहुंच रहे हैं। और अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सुधार किया है उसको लेकर भी जिक्र लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था जब देश में धन की कमी थी। उस समय एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव ने जब भरोसा जताया था डॉक्टर मनमोहन सिंह पर और उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, और जैसे ही उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था तो उन्होंने ऐसे कड़े फैसले लिए थे जिसके बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है उसे पटरी पर लाया गया था और एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला था। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक अहम योगदान जरूर मनमोहन सिंह का रहा है। गवर्नर वो रहे हैं और जिस तरीके से आज उन्हें याद किया जा रहा है, सभी की आंखें नम हैं। दिल्ली का मौसम भी इस वक्त थोड़ा बदला हुआ है, बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए नजर आए। और अभी कांग्रेस के सभी नेतागण जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर ही मौजूद हैं, परिवार के लोगों से बातचीत की है, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए, क्योंकि मुश्किलों की ये घड़ी है और ऐसे में परिवार के लोगों को यहाँ पर संयम बरतना है, क्योंकि लंबे समय से वैसे बीमार चल रहे थे मनमोहन सिंह। कुछ अनसुने किस्से भी हम आपको उनको बता रहे हैं। शेरो शायरी के जरिए विरोधियों को किस तरीके से वो संसद के भीतर जवाब देते थे। राज्यसभा से पीएम बनने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। 1986 में राजीव गांधी की टिप्पणी से नाराज हो गए थे। ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो आज याद किए जाएंगे। उनके सरल स्वभाव, उनका व्यक्तित्व सभी को याद रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कई बड़े पदों पर बड़ी जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन उनका वक्तव्य, उनका व्यक्तिगत हाव भाव वो हमेशा बहुत सरल रहा, बहुत संयम भरा रहा है। और काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद भी, क्योंकि उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में देश को संभाला जब उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, तब वो हमेशा पार्टी के लिए खड़े रहे। और अभी भी जब बजट की बात होती है, निर्मला सीतारमण खुद उनके पास पहुंची थी बजट पेश करने से पहले उनसे सलाह लेने के लिए, क्योंकि आर्थिक सलाहकार वो रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर उतारा है उसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। विभाजन के बाद पाकिस्तान से उनका पूरा परिवार जो है वो भारत आया था और पंजाब में वो पले बड़े हैं। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में उनका जन्म हुआ था और विभाजन के बाद पाकिस्तान से पूरा परिवार भारत आ गया था। पंजाब विश्वविद्यालय से बीए एमए की पढ़ाई उन्होंने की है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की है, ऑक्सफोर्ड से डी फिलॉसफी की है और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो शिक्षक भी रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में वो सलाहकार रहे हैं और जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे हैं। 1971 में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। तो इस तरीके से उनका अनुभव रहा है। शिक्षक से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर उनका बहुत प्रेरणा भरा रहा है और कई लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। खुद राहुल गांधी ने इस तरीके से पोस्ट करके उन्हें याद किया था। सरल स्वभाव और जिस तरीके से उन्हें नॉलेज थी अर्थव्यवस्था की, वो अपने आप में काबिले तारीफ और हर कोई उन्हें
इस सब चीज़ों को लेकर याद कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उनके परिवार वालों से बातचीत की थी, सांत्वना देते हुए नजर आ रहे थे। आज पूरे सम्मान के साथ जो है उनकी अंत्येष्टि हो सकती है। अभी ये जानकारी नहीं है कि आज होगी या कल, क्योंकि बताया जा रहा है क्योंकि उनकी बेटी जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है अंतिम दर्शन के लिए, और उसके बाद ही जो है अंत्येष्टि की जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कहा जाएगा और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी जो है वो घोषित किया गया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो रिश्ता है वो देश के ही नेताओं नहीं बल्कि विश्व के नेताओं के साथ भी एक गहरा रिश्ता रहा है। भारत की छवि को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार विश्व स्तर पर भारत के रिश्ते मजबूत होते चले गए। तो आज पूरे दिन ही श्रद्धांजलि देने के लिए सभी नेतागण जो है वो मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचेंगे। कांग्रेस ने आज एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने पार्टी के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम किया है, पार्टी की मजबूत नींव रखी है। Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. Missed the man with the blue turban. And may God rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader. और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे जरा आपको रूबरू करवाते हैं। जयपुर के चोमू से ये बड़ी खबर है, जहां पर बेकाबू होकर स्कूली बस पुलिया से टकराई। हादसे में 6 बच्चों के घायल होने की सूचना है। एक शिक्षक और चालक भी इसमें घायल बताया जा रहा है। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे स्थित भोजलावा कट के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक शिक्षक और चालक भी इसमें घायल हुआ है। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। तस्वीरें आपके सामने है। बेकाबू होकर स्कूली बस पुलिया से जा टकराई है। 6 बच्चे घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। बस की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से बस की हालत हो गई है। आगे का पूरा हिस्सा इसमें क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन हाईवे स्थित भोजलावा कट के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल 6 बच्चे घायल इसमें हुए हैं, जिन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और बच्चों को लेकर ये स्कूल बस जा रही थी जो बेकाबू होकर पलट गई है। एक शिक्षक और चालक भी इसमें घायल बताया जा रहा है। बस में सवार बच्चों में अचानक से चीख पुकार मच गई, क्योंकि आप देख सकते हैं बस की कंडीशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बस पुलिया से टकराई है, कि बस का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। फिलहाल सभी घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और सभी बच्चों के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। संवाददाता हीरालाल इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। हीरालाल, खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बेकाबू बस स्कूली बस थी, पुलिया से टकराई है। किस वक्त की घटना है? जी मैं बताना चाहूंगा कि चोमू इलाके की ये पूरी घटना है, जहां एक निजी इंस्टीट्यूट की जो स्कूली बस है वो बच्चों को लेकर इंस्टीट्यूट आ रही थी। भोजलावा कट के पास पहुंचने पर बस अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन जो पुलिया थी उससे जाकर टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा जो छात्र हैं वो घायल हुए हैं। साथ ही जो बस में एक शिक्षक और एक जो ड्राइवर था, बस चालक था, वो भी इसमें घायल होने की सूचना मिल रही है। फिलहाल जो घायलों को जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और घटना की जानकारी लिए। बेकाबू होने के पीछे का कारण क्या है? क्या वजह निकलकर सामने आई है? जी देखिए, अब ये जांच का विषय है। पुलिस जो चालक से पूछताछ करेगी, क्योंकि चालक भी इस हादसे में घायल हुआ है। उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसका उपचार जारी है। जब उसका उपचार हो जाएगा उसके बाद जब चालक से पूछताछ होगी तो कारण पता चल पाएगा कि बस बेकाबू किस वजह से हुई, ओवर स्पीड थी या फिर किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो बस बेकाबू हुई है। तो हादसे का कारण जो बस चालक से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा।
ठीक है, बच्चों के परिजनों को सूचित कर दिया गया इस घटनाक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जब हादसे की खबर पुलिस को लगी, पुलिस मौके पे पहुंची, आसपास के लोग भी वहां पहुंचे तो उन्होंने घायलों को बस से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। उस परिजन है जो मौके पे पहुंचे, क्योंकि पुलिस द्वारा ठीक है, बहुत धन्यवाद हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या की है। खुद की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड किया है। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था ये जवान। आत्महत्या के कारणों का लगाया जा रहा है पता। सूचना के बाद बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो जैसलमेर से बड़ी खबर है, बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता लगाया जा रहा है। सूचना के बाद बीएसएफ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। हम जवान की आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बीएसएफ के जवान ये है, आत्महत्या की है। आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है ये पता लगाई जा रही है। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला ये जवान था और खुद के ही रिवॉल्वर से गोली लगाने की घटना सामने आई है। सूचना के बाद बीएसएफ के अधिकारी पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। परिवार के लोगों को भी सूचना दे दी गई है, लेकिन आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था ये जांच का विषय है। अब बीकानेर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसा हुआ है। दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई है। 2 लोगों की इसमें मौत है, कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। ट्रक में ही फंसे हैं मृतक और घायल। NH 11 पर रामसर फाटे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आमने सामने की टक्कर 2 ट्रकों में बताई जा रही है, जिसमें ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसमें 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। अभी कुछ घायल भी हैं, उन्हें ट्रक में फंसे थे, क्रेन की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यह हादसा अपने आप में बेहद ही भीषण रहा है। जहां पर आप देख सकते हैं ट्रक किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और पूरा चकनाचूर हो चुका है। ट्रक का आगे का हिस्सा, एक ट्रक में जो 2 लोग सवार थे दोनों की ही मौत हो गई है।